Assalamualaikum everyone. Welcome back to the new video. Today we are going to solve May June 2024 5-2, which is probably known as the S1 paper. Let's begin with this. Now the question number 1 says that Rajesh applies once every year for the ticket to a music festival. The probability that he is successful on any particular year is 0.3 independent for any other year. So he's getting this success with a probability of 0.3, right? बेटा याद रखें सक्सेसफुल का वर्ड कहीं पे भी आ जाए पहली चीज आपके जेहन में आ जानी चाहिए कि जी ये आपके पास क्वेश्चन किसका है दैट इज ज्योमेट्रिक right? Find the probability that Rajesh is successful for the first time on seventh attempt. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू q रेज टू पावर r माइनस वन डॉट p। अब उसके सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज 0.3, फेलियर इज 0.7। x इज इक्वल्स टू r मींस आपको सेवेंथ अटेम्प्ट पे सक्सेस मिली है, तो x इज इक्वल्स टू 7 पे निकालना है 0.7 रेज टू पावर 7 माइनस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 0.3। सो यहाँ से मेरे पास कितना बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.6 रेज टू पावर 6 multiply by 0.3. So if I solve this further, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दैट इज 0.6 रेज टू पावर 6 multiply by 0.3. So that makes us the answer which is going to be equals to 0. Sorry, my bad. This is going to be 0.7 raised to power 6 multiply by 0.3. So यहाँ पे भी करेक्ट कर लेते हैं 0.7. So that is going to be 0.035 with a 3 as well. Right जी. Next उससे क्या है find the probability that Rajesh is successful for the first time before the seventh attempt. Before the seventh attempt का मतलब probability of x is less than sixth attempt, sorry, probability of x is less than 6 फाइंड करनी है। अगर आप नोट्स चेक करें तो लेस देन जो होता है हमारे पास उसके अंदर हमें क्या डालना होता है इक्वल्स टू डालना होता है, तो लेस देन 6 लिखा हुआ है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, क्योंकि लेस देन 6 का मतलब 5 4 3 2 1, राइट? तो लेस देन के साथ इक्वल्स टू आना मस्ट है। सो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस क्यू रेज टू पावर आर, सो दिस इज 1 माइनस 0.7 रेज टू पावर आपके पास 5 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट विल बी इक्वल्स टू 0.832। दैट मेक्स अस द आंसर। फिर उससे हमें क्या कहे कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द राजेश इज सक्सेसफुल फॉर द सेकंड टाइम ऑन द 10th अटेम्प्ट। अच्छा बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिसेंट एग्जामिनर बार बार दे रहा है, सो दैट इज क्वाइट यूजफुल, राइट? सो उससे हमें क्या कहा है कि जी सेकंड टाइम जो है वो 10th अटेम्प्ट पे हो। गौर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th अटेम्प्ट में वो दूसरी दफा सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.3, राइट? ये तो यहाँ पे स्टेट अवे लिख देंगे। अब ये जो इससे पहले की उसकी अटेम्प्ट्स हैं, ये जो आपके पास 9 अटेम्प्ट्स हैं, ये आपकी क्या बन जाएंगी? ये आपकी बाइनोमियल बन जाएगी। क्योंकि ये जो 9 आपके पास अटेम्प्ट्स है इसमें एक जगह पे उसको सक्सेस मिली होगी, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा दिस इज गोइंग टू बी 9c1 मल्टीप्लाई बाय p आपके पास 0.3 है, रेज टू पावर आपके पास कितना होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5
7 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय ये वाली प्रोबेबिलिटी इधर आ जाएगी, राइट जी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9c1 दैट इज गोइंग टू बी 9 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 9 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7 रेज टू पावर 8, so that gives us the answer which is going to be 0.0467, right? So this is how you have to solve it. I hope that is clear to everyone. Now the next question, question number 2, the examiner says to us, वो आपसे कहते हैं whatever the name is has a coin which is biased so that when it is thrown the probability of obtaining the head is 1/3, ठीक है। कहते हैं he also has a bag containing 4 red marbles and 5 blue marbles, ठीक है। throws the coin, if he obtains head he select 1 marble from the bag, if he obtains a tail he select 2 marbles from the bag without replacement and without replacement, right? So सबसे पहले अगर आपके पास हेड आएगा तो एक मार्बल है, और अगर आपके पास टेल आती है तो he will be selecting 2 marbles from the bag without replacement. Find the probability that Shiva selects at least one red marble. At least one red marble, right? At least one red marble का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास जो है वो कम से कम एक रेड मार्बल आना ही आना चाहिए, राइट? सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के देनी है। तो अब रेड मार्बल आपके पास कैसे आ सकते हैं? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी हेड आ जाए उसके साथ वो रेड मार्बल ले ले, राइट? क्योंकि हेड आएगा तो वो एक ही लेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाए और उसके साथ उसको दो लेने हैं तो वो क्या बनेगा? रेड एंड रेड, क्योंकि अगर टेल आएगी तो उसको दो मार्बल्स पिक करने हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के साथ रेड और ब्लू मार्बल्स, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ब्लू एंड रेड मार्बल, राइट? ये हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या बनेगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 1/3 मल्टीप्लाई बाय रेड आने की कितनी है? 4 रेड है, टोटल कितने हो गए? 4 + 5 दैट इज गोइंग टू बी 9, सो दैट इज गोइंग टू बी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 9, प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो हमारे पास 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो कितनी होगी? दैट इज गोइंग टू बी 2/3। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय दो रेड, रेड पहला आने की कितनी होगी? दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय विदाउट रिप्लेसमेंट है, नेक्स्ट क्या होगा? 3/8, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की कितनी है जी? 2/3 मल्टीप्लाई बाय रेड आने की, पहला रेड आने की हो जाएगी बेटा 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय ब्लू आने की 5 डिवाइडेड बाय 8 होगा, क्योंकि टोटल में हमें एक कम भी करना पड़ेगा, राइट जी? प्लस आपके पास कितना होगा? टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? दैट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ब्लू आने की है जी 5/9 मल्टीप्लाई बाय रेड आने की हो जाएगी 4/8, सो दैट इज गोइंग टू मेक अस द प्रोबेबिलिटीज। नाउ हमें इसको सिंपल सिंपल सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व अगर मुझे इसको करना है तो वो हमारे पास कितना बनेगा? गौर से देखें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 27 प्लस ये 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू मेक अस टू 8, ये और इसको भी कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे 1/9 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 2 और ये कैंसिल हुआ 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 27 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा?
So that is going to be again 5 divided by 27. ठीक है जी. अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो वो मेरे पास कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 27 being my LCM. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस दैट इज गोइंग टू बी 3 plus 5 plus 5. So that is going to make us 17 divided by 27. तो ये मेरा आंसर बन जाएगा. राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर कोई बच्चा इसको ट्री डायग्राम बना के भी करना चाहता है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लेंथी बहुत जाएगा. फिर उससे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शिवा ऑब्टेन्स a head given that he selected no red marble. अब मैंने आप लोगों को एक हिंट बताता होता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कहीं पे भी वो अगर गिवन दैट का वर्ड यूज कर दें, राइट, ये गिवन दैट का जो वर्ड होता है ये हमारे लिए हिंट होता है कि ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है. तो इसमें सिंपल याद रखा करें, कंडीशन ऊपर आएगी, गिवन दैट ही सिलेक्टेड नो रेड मार्बल, राइट, हेड हो और नो रेड मार्बल हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड नो रेड मार्बल ये ऊपर आएगी, डिवाइडेड बाय गिवन दैट के बाद है नो रेड मार्बल. भाई कोई भी नो रेड मार्बल सारे नीचे आ जाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड, ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे. हेड और नो रेड पहले तो निकालते हैं, राइट. हेड आना चाहिए और कोई भी रेड ना हो, तो क्या बनेगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 3 हेड आने की, मल्टीप्लाई बाय नो रेड मार्बल का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे ब्लू आ जाए, तो वो आपके पास कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 ब्लूज एंड डिवाइडेड बाय टोटल 9 आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, नो रेड. नो रेड आने के लिए आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास एक भी रेड नहीं आना चाहिए, राइट. तो आपके पास नो रेड, अगर हम यहाँ पे देखें तो एटलीस्ट 1 रेड मार्बल की हम निकाल के आए हैं. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सॉरी, हमें पिछले पार्ट्स में देखा करें एग्जामिनर ने आपसे क्या निकलवाया है, एटलीस्ट 1 की आप प्रोबेबिलिटी निकाल के आए हो, एटलीस्ट 1 रेड, इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल के आए हो. तो नो रेड कैसे बनेगी, नो रेड 1 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 27, वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 27. ये चीज नीचे लिख दो. हमेशा बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में स्टक हो, देखा करें पिछले पार्ट में एग्जामिनर ने क्या करवाया है, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करें. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 27, राइट. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाय 10. Now this 27 and this cancels out, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा. That makes us the answer for us, right? I hope this is clear to everyone. Moving towards the next question. Question number 3, वो हमें कहता है weight of the oranges can be modeled by a normal distribution. खुद उसने लिख दिया क्वेश्चन में कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. मीन आपको उसने बताया 131 है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बता दिया उसने 57 है, राइट. लिख देते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन उसने जो बताई है दैट इज इवेंचुअली 54. अब उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है, कहते हैं ऑरेंजेस आर क्लासिफाइड एज स्मॉल मीडियम लार्ज, अ लार्ज ऑरेंज वेट एटलीस्ट 184 एंड 20% आर क्लासिफाइड एज स्मॉल. ठीक है, 20% उसने कहा है क्लासिफाइड एज स्मॉल है. तो उससे हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ऑरेंजेस दैट आर क्लासिफाइड एज लार्ज. लार्ज के लिए एटलीस्ट 184 होने चाहिए. एटलीस्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 184। याद रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन हो इक्वल्स टू हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। अनटिल एंड अनलेस कंटिन्यूटी करेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्डाइजेशन। तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन 184 माइनस मीन कितना है आपके पास दैट इज गोइंग टू बी 131 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा दैट इज गोइंग टू बी 54। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा दैट इज गोइंग टू बी z ग्रेटर देन, इसको अगर हम सॉल्व करें सो दैट इज गोइंग टू बी 184 माइनस 131 डिवाइडेड बाय 54। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 53 divided by 54, so that is going to be 0.981। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, रिकॉल करें केसेस को। ग्रेटर देन मींस 1 माइनस 5 ऑफ 0.981। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस ये वाली चीज 5 ऑफ 0.981। इसको अपने टेबल से देखें तो वो कितना आता है दैट इज गोइंग टू बी 0.837। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज टेबल, मैंने डायरेक्ट लिखी है यूज टेबल। तो यहां से मेरे पास स्ट्रेट अवे आंसर कितना बन जाता है दैट इज 0.163। अब क्वेश्चन को ना बेटा ध्यान से पढ़ा करें, उससे परसेंटेज मांगी हुई थी। तो परसेंटेजेस क्या होंगी 0.163 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा 16.3%। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेट ऑफ स्मॉल ऑरेंज। अच्छा, उसने कहा है स्मॉल ऑरेंज का वेट बताओ। तो उसने हमें लिख के दिया 20% आर क्लासिफाइड एज स्मॉल 20%। अच्छा जी 20% आर क्लासिफाइड एज स्मॉल। तो उसने कहा ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालो। तो हम कह देते हैं क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन वेट को मैं w से डिनोट कर रहा हूं, राइट। ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालना है ना जो सबसे बड़ा हो, राइट। तो उससे लेस देन ही हम करेंगे। तो आप सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 20%। 20% कितना होता है दैट इज 0.2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा स्टैंडर्डाइजेशन x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन w माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.2, राइट जी। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन w माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी दैट वाज 131 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना था दैट वाज 54 इज इक्वल्स टू 0.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं लेट a इज इक्वल्स टू w माइनस 131 डिवाइडेड बाय 54। तो क्या बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू 0.2। अब गौर से देखिएगा लेस देन है और a है, इधर छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर लें। ये आ गया जी बेल शेप है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैंने a को मार्क कर दिया। अब a जो है वो लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है ये सारा रीजन, ये सारा रीजन 0.2 तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास क्या बनेगा a विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच मींस दैट a मेरे पास इधर है माइनस a जो कि लेस देन ये वाला रीजन बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस a के साथ लगा देते हैं माइनस, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा दिस इज गोइंग टू बी 5 ऑफ माइनस a इज इक्वल्स टू 0.2। याद रखिएगा यहाँ पे भी नेगेटिव लगेगा जो लेट किया आपके पास, ठीक है जी। तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव के लिए 1 माइनस 5 ऑफ a कर देंगे इज इक्वल्स टू 0.2। तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ a, सो 5 ऑफ a इज इक्वल्स टू 0.8। तो यहां से मेरे पास a की जो वैल्यू आएगी 0.8। आए जी टेबल पे चलते हैं। टेबल में अगर हम आए 0.8 की वैल्यू ढूंढनी है, 0.8 कहाँ पे पड़ा होगा ये देखो 0.7995 है। तो यहां से ये वाली वैल्यू पकड़ी, यहां से ऊपर ये वाली वैल्यू पकड़ी,
क्या बनी 0.84 और 5 ऐड कर दो इसमें 2, राइट। तो वो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी 0.842। ये मेरी ए की वैल्यू है। अब लेट वाले को पकड़ो, वी वर सपोज टू फाइंड द वेट, ये ए है। तो ये जो लेट वाला है इसको पकड़ते हैं, क्या बनेगा, -0.842 इज इक्वल टू W माइनस 131 डिवाइडेड बाय 54। लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले इस 54 को उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, 842 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू W माइनस 131। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 0.842 multiply by 54, that makes us minus 45.468 is equals to W minus 131। इसको उठा के इस तरफ लेके जाते हैं, so that is W is equals to minus 41.468 plus 131, so that is going to make us W is equals to minus 41 minus 45.468 plus 131. So that gives us the answer, which is going to be 85.5 kg. That's the greatest value. I hope this question is clear to everyone. Right जी, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या कहा है, कहता है द बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम शोज द एनुअल सैलरी ऑफ 19 एम्प्लॉयज। पढ़ लिया करें, अक्सर बच्चे काउंट कर रहे होते हैं, लिख दिया उसने भाई 19 एम्प्लॉयज हैं एट ईच ऑफ द टू कंपनी। ठीक है जी, उसने की हमें बता दिया है कि ये मीन करती है आपकी की। ध्यान से इस की को देख लें। कहता है फाइंड द मीन इंटरकोटाइल फॉर दिस वन, ये वाली कंपनी के लिए, पी वाली। तो सबसे पहले 19 है, n इज इक्वल टू मेरे पास है जी 19। मीडियन का फॉर्मूला होता था हमारे पास, क्या था, n प्लस 1 divided by 2 th, so that is going to be 19 plus 1 divided by 2, so that is going to be 10th value। 10 इज नॉट द मीडियन, 10th वैल्यू को पकड़ना है। 10th वैल्यू कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। सो दिस इज 320 और आगे दो जीरोस खुद से ऐड करने हैं, की बता रही है हमें। तो कितना बन गया हमारे पास, दैट इज गोइंग टू गिव अस 3 2 1 2 3 जीरोस, दैट मेक्स अस द आंसर, डॉलर, राइट। उसके बाद इंटरकोटाइल, इंटरकोटाइल का होता है अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। तो पहले जरा लोअर कोटाइल निकाल लो, एन कितना है, 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टी एच, सो दैट इज गोइंग टू बी द फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू को पकड़ना है, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, सो दैट इज 3 1 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 00, दैट इज द लोअर कोटाइल। फिर चलते हैं बेटा अपर कोटाइल पे, that is going to be 19 plus 1 divided by 4 multiplied by 3 th, which means 15th value। So let's make 15th value, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, so that is going to be 335 335 and 00, that makes us the answer, right। तो अपर कोटाइल लोअर कोटाइल आ चुकी है, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द इंटर कोटाइल। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 23 2 zeros, that makes us the answer, right। I hope that is clear to everyone and very very easy question।
ओके जी, उससे हमें कहा है द मीडियन सैलरी फॉर आर एम्प्लॉय इज दिस, लोअर क्वार्टाइल इज दिस, अपर क्वार्टाइल रिप्रेजेंट द data shown in the diagram back to back on a box and whisker in a single diagram. Fair enough. हमसे वो कह रहा है कि जी इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करके दिखाओ, तो हमें सिंपल सिंपल इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है, बॉक्स एंड विस्कर अगर आपको प्लॉट करना है, सबसे पहले आप करोगे क्या, इधर एक स्ट्रेट अवे सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। अब अगर आप देखो तो जो सबसे छोटी वैल्यू है, राइट, वो कितनी बनी, ओके, जो सबसे हमारे पास छोटी वैल्यू है दैट इज 30,200, राइट। हमेशा याद रखें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करना हो ना किसी भी उसका, आपको 5 वैल्यूज चाहिए। एक आपको चाहिए लोएस्ट वैल्यू, फिर आपको चाहिए मीडियन, फिर आपको चाहिए लोअर क्वार्टाइल, फिर आपको चाहिए अपर क्वार्टाइल, एंड द लास्ट वन इज द हाईएस्ट वैल्यू। ये 5 वैल्यू निकाल लो, आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हो जाएगा, राइट। और ये सबके लिए निकालनी होती है। तो आए जी बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले जो आपके पास ये वाली कंपनी है पी वाली, इसका है जी 30,000 और 00, तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके लिए जो हमारे पास वैल्यूज बनती है वो है जी 30,000। मीडियन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना है जी, पिछले पार्ट में उसने हमसे निकलवाया 32,000, ये पी वाली कंपनी के लिए। और लोअर क्वार्टाइल भी हमने निकाली हुई है, वो कितनी है, दैट इज 31,200। फिर अपर क्वार्टाइल भी निकाली हुई है, दैट इज 33,500। और फिर हाईएस्ट वैल्यू भी निकाली हुई है, दैट इज 36,800। ये पी वाली कंपनी है। आर वाली कंपनी के लिए भी बात कर लेते हैं, क्या होगा आपके लिए। आर वाली कंपनी के लिए है जी 30,200। फिर इसकी जो मीडियन है वो तो उसने खुद ही बता दिया है, ये रही आपकी लोअर क्वार्टाइल जो कि एग्जैक्ट सेम है दोनों की। सॉरी, लोअर क्वार्टाइल इसकी जो है दैट इज, यहाँ पे मीडियन आएगा, यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल आएगा, दैट्स नॉट सेम। फिर अपर क्वार्टाइल भी उसने बता दी हुई है। और हाईएस्ट वाली वैल्यू कितनी है इसकी, ये पड़ी हुई है 36,900, राइट। ये आपकी सारी वैल्यूज हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो ड्रॉ कर दो। यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, गौर से सारे देख लो इधर। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 31,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 33,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 34,000, 35,000, 36,000, एंड दिस इज 37,000, राइट। ये वाली वैल्यूज तो हमने लिखनी, 37 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ पी वाली कंपनी को। 30,000 पे पहले जाके डॉट ड्रॉ करो, ये लो जी। अच्छा, कोई भी ना एक ब्लॉक पकड़ लिया करो, राइट। उसके बाद मीडियन कितना है 32,000, 32,000 पे गए और इधर एक ब्लॉक जितनी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल कितना है 31,200, ये मैं गया 31,000, एक छोटा बॉक्स 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मैं इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद 33,500, 33 पे गए और ये है जी 33,500 कहाँ पे होगा बेटा, एग्जैक्ट सेंटर पे। ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। उसके बाद लोएस्ट वाली वैल्यू मैंने मार्क कर दिया, हाईएस्ट कितनी है 36,800, 36,800 किधर होगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे ये डॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं जी मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये लो यार लाइन भी ड्रॉ कर दो, मार्किंग स्कीम में दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, राइट। और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से एग्जैक्ट सेंटर में कर दिया, तो ये पी वाली कंपनी के लिए हो गया। अब
जो आर वाली कंपनी है उसके लिए क्या होगा, लोएस्ट वैल्यू है जी 30,200, ये आया। मैं पहले मीडियन मार्क कर लेते हैं, 33,800, 33,800, एक बॉक्स जितना यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद लोअर कोटाइल कितनी है, 32,000, 32,000 पे ये ले जी लोअर कोटाइल मार्क हो गई। उसके बाद कितना है, अपर कोटाइल है 34,400, ये आ गए जी आपके बॉक्स। रह गए विस्कर्स, इसके विस्कर्स आपके पास क्या बनेंगे, लोएस्ट वैल्यू है जी आपके पास 30,200, 30,200 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 36,900 लास्ट वाली वैल्यू ये आ गई। दैट कंप्लीट्स इट। क्लियर है जी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उसने क्या पूछा हुआ है, कहता है कमेंट ऑन वेदर मीन और मीडियन वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फॉर एम्प्लॉयज एट पैटर्न। ठीक है, वो कहता है कौन सा जो है मीन या मीडियन जो है वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फॉर द एम्प्लॉयज। तो मीडियन जो है वो आपके लिए ज्यादा होगा, राइट, मीडियन विल बी द बेटर थिंग। और बिकॉज में आप कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज के लिए आप okay, now the answer for this is going to be median, because the largest value is 36,800, राइट। क्योंकि बेटा जो ये पी वाली कंपनी है ना, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू जो आपके पास जा रही है वो 36,800 जा रही है, तो इसकी वजह से मीन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हाईएस्ट वैल्यू होगी तो मीन इफेक्ट हो जाएगा, तो मीडियन जो है वो सेंट्रल वैल्यू आपको दे देगी, तो वो आपके लिए बेटर रिप्रेजेंटेशन होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे कहता है जैस्मिन हैज वन कॉइन $5, $2, $2, $1. She selects two of these coin at a random. The random variable x is the total value in dollars for the two coins. ठीक है, show that x is equals to 2, आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो x रिप्रेजेंट कर रहा है। x is equals to 7 की 0.2 है, हमें ये शो करना है। 7 कैसे बन सकता है हमारे पास, 7 आपके पास आ सकता है अगर आपके पास एक कॉइन जो है दो कॉइन्स वो पिक कर रही है। तो पहला कॉइन अगर मेरे पास $5 का आ जाए और फिर $2 का हो जाए तब भी 7 बन जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, पहला 2 का आ जाए फिर $5 वाला आ जाए, तो $5 वाले आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 1 है। तो दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स 5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 वाले कितने हैं, 2 है, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एक जब कॉइन पिक कर लिया तो उसको दोबारा थोड़ी कर सकते हैं हम। मनी की एग्जांपल जितनी भी होती है वो ऑटोमेटिकली विदाउट रिप्लेसमेंट बन जाती है। 2 आने के लिए कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सो दैट मेक्स अस दिस एंड दिस कैंसिल्स गिव्स अस 2, दिस एंड दिस कैंसिल्स गिव्स अस 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/10 plus 1/10 which makes us 2 divided by 10 which is going to be 0.2, राइट। फिर उसने कहा है रेस्ट ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। याद रखें वो दो कॉइन्स पिक कर रही है और उसकी अमाउंट जो है वो उनको टोटल करके है, तो वो आपसे कह रहा है कि जी एक्स आपका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो $5 वाला है वो एक है कॉइन, $2 वाले जो है, इसको मैं सर्कल नहीं करता,
ये एक है। $2 वाले कितने हैं आपके पास? वो दो हैं। और टू $1 वाले हैं। डॉलर, डॉलर, डॉलर। ठीक है जी। तो ये चीज याद रखनी है हमने। अब हमारे पास दो कॉइन्स पिक हो रहे हैं। दो कॉइन्स पिक अगर हो रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले चेक करते हैं भाई वैल्यूज एक्स की क्या क्या हो सकती है। एक्स की जो मेरे पास वैल्यू बन सकती है बेटा, वो क्या क्या बन सकती है? सबसे पहले मेरे पास टू आ सकता है, राइट। उसके बाद दो आ सकता है मेरे पास। उसके बाद थ्री आ सकता है, राइट। उसके बाद मेरे पास फोर आ सकता है। फाइव नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फाइव वाला कॉइन मेरे पास है, उसके साथ एक ना एक कॉइन जरूर ऐड ऑन होना पड़ेगा। तो वो मेरे पास कितना आ सकता है? या तो मेरे पास सिक्स हो सकता है, राइट। और या फिर मेरे पास सेवन वाला कॉइन आ सकता है। सेवन की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी निकाल दी है, उसको 0.2 वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम निकालते हैं टू आने की। टू आने की क्या होगा कि भाई दोनों पहले $1 वाला कॉइन आ जाए, उसके बाद $1 वाला एक और आ जाए, ये होगा। तो आपके पास $1 वाले की क्या होगी? टू डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी फाइव, मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय कितना होगा? फोर। तो ये और ये कैंसिल हुआ टू, तो वन डिवाइडेड बाय टेन विच इज 0.1। फिर थ्री आने के लिए क्या होगी? $1 वाला कॉइन आ जाए, उसके साथ $2 वाला आ जाए। तो दैट इज गोइंग टू बी टू डिवाइडेड बाय फाइव, मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना होगा? टू डिवाइडेड बाय फोर। और इस सारी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई बाय टू कर दें क्योंकि ऑपोजिट भी टू है। तो दिस इज गोइंग टू बी टू बाय फाइव। फोर कैसे आ सकता है? फोर मेरे पास आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टू से। तो वो आपके पास कितना बनेगा? टू डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय फोर। तो यहाँ पे मेरे पास वन डिवाइडेड बाय टेन विच इज गोइंग टू बी 0.1। इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सिक्स कैसे आ सकता है? सिक्स आ सकता है आपके पास फाइव और वन आ जाए, या वन और फाइव। तो यहाँ पे मेरे पास फाइव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वन डिवाइडेड बाय फाइव, एक ही है ना $5 वाला, मल्टीप्लाई बाय उसके पास टू डिवाइडेड बाय फोर होगा। और इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा टू से क्योंकि ऑपोजिट सिनेरियोस भी टू है। तो यहाँ से मेरे पास ये और ये कैंसिल हुआ टू, ये और ये कैंसिल हुआ, सो दैट इज गोइंग टू बी वन ओवर फाइव विच इज अपेरेंटली इक्वल्स टू 0.2। दैट मेक्स अस द आंसर। I hope that is clear to everyone. नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द वेरिएंस। ठीक है, ये मैंने टेबल ले लिया इधर। सबसे पहले वेरिएंस के लिए सबसे पहले मीन निकाला करें। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज समेशन एक्स डॉट पी ऑफ एक्स, राइट। कुछ भी नहीं करना होता है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना होता है और ऐड कर देते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी टू मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय 0.2, राइट। तो यहां से जो मेरे पास मीन की वैल्यू आती है दैट इज अपेरेंटली 4.4, राइट। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का बेटा फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो एक्स वाली वैल्यूज है इनका स्क्वायर लेके ऐड अप करना है माइनस 4.4 का स्क्वायर। तो यहां से जो आंसर बनता है दैट इज 3.24। दैट मेक्स अस द आंसर।
राइट। ये तो सिंपल मुफ्त के नंबर होते हैं, कैलकुलेशन बस ठीक किया करें। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है? कहता है द रेजिडेंट्स ऑफ दिस वर asked to classify their local bus services. 25 of the residents classified their services at good, 60% satisfactory, 15% poor. A random sample of 110 residents are chosen. Use a suitable approximation. Suitable approximation का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बाइनॉमियल की एग्जांपल है, नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूअर देन 22 क्लासिफाई एज गुड, ठीक है। फ्यूअर देन 22, x इज लेस देन 22, राइट। ये फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले तो np करके मीन फाइंड करते हैं। क्लासिफाई एज गुड, गुड के लिए कितने हैं? 25%, तो p मेरे पास बन जाएगा 0.25, q क्या बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 0.75, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा बेटा? वो और से देखो, मीन कैसे होगा? म्यू से डिनोट करते होते हैं। एन पी, एन आपके पास कितना है? दैट इज 110 मल्टीप्लाई बाय 0.25, कितना आएगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 27.5। और इसको यहीं पे लिख दिया करो, ग्रेटर देन 5 भी है तो इसका मतलब आप इसको कन्वर्ट तो कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी? अंडर रूट 110 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 20.625, ठीक है। अब आपको जो फाइंड करना है वो लेस देन दिस, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी करेक्शन होगी। लेस देन 22, ये लाइन ड्रॉ की बेटा, 22 लिखा, यहाँ पे बार ड्रॉ की, यहाँ पे लिख दो 21.5, यहाँ पे लिख दो 22.5। लेस देन का मतलब क्या होता है? इस वैल्यू से पीछे जाना है। तो क्या लिखेंगे इसको हम? दिस इज गोइंग टू बी आफ्टर अप्लाइंग द कंटिन्यूटी करेक्शन, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 21.5, ठीक है जी। तो अब अप्लाई करो, स्टैंडर्डाइजेशन होगी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, लेस देन 21.5 माइनस मीन कितना है? 27.5। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, दिस इज गोइंग टू बी 21.5 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20.625। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं, that is -6, so this is -6 over here divided by under root 20.625, so that is going to be -1.321। तो यहाँ पे लेस देन है, क्या बनेगा? 1 लेस देन है तो स्ट्रेट अवे लिखते होते हैं फाइव ऑफ -1.31, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 5 ऑफ 1.321, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस, इसकी वैल्यू अपने टेबल से देखें, दैट इज गोइंग टू बी 0.9 और अदर 0.0 नहीं सॉरी 0.9068, तो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0932। That gives us the answer, right? I hope this is clear to everyone. Next उसने कहा for a random sample of 10 residents find the probability that fewer than 8 classify these services at good or satisfactory, good या satisfactory, right? good और satisfactory दोनों को combine कर दो। गुड की आपके पास है जी 25%, सेटिस्फैक्ट्री आपके पास है 60, तो 25 प्लस 60 कितना हो जाएगा?
25% प्लस 60%, दैट इज गोइंग टू मेक अस टू 85%। ये आपकी वैल्यू ऑफ पी है। क्यू आपका क्या बन जाएगा? 0.15। ठीक है, उसने कहा है फ्यूअर देन 8। अब n उसने बता दिया, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया, राइट। फ्यूअर देन आपके पास n की वैल्यू कितनी है? दैट इज 10। फ्यूअर देन जो आपको फाइंड करना है, x इज लेस देन 8। अब लेस देन 8 की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो बनेगा 7 6 5 4 3 2 1 0। तो मैं इतनी ज्यादा तो वैल्यूज नहीं करूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8 और इसको 1 में से माइनस कर देंगे। सो दैट इज 1 माइनस, यहाँ पे बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 फाइंड करूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। इन सबको हम ऐड अप कर देंगे। तो आए करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज 10c8 0.85 रेज टू पावर 8 इंटू 0.15 रेज टू पावर 2 प्लस 10c9 0.85 रेज टू पावर 9 0.15 रेज टू पावर कितना होगा? 1 प्लस 10c10 0.85 रेज टू पावर 10 डॉट 0.15 रेज टू पावर 0। सो इस पूरे को अगर मैं सॉल्व कर दूं, सो दैट इज 0.180, दैट मेक्स अस द आंसर। राइट, स्ट्रेट अवे मैंने लिख दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है? कहता है 3 ऑफ द रेजिडेंट्स आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन residents classify the bus services as good, one satisfactory and one as the poor। ठीक है, उसने हमें कहा है कि जी 3 को हमने सिलेक्ट किया एट अ रैंडम, एक जो है वो गुड करे, एक सेटिस्फैक्टरी करे, एक आपके पास पुअर करे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं। गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? दैट इज 0 पॉइंट, ये देखो, गुड की आपके पास है 0.25% है 0.25, सेटिस्फैक्टरी की 0.6 और पुअर की 0.15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम लिख देते हैं गुड मल्टीप्लाई बाय सेटिस्फैक्टरी मल्टीप्लाई बाय पुअर। तो यहाँ पे गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? दैट वाज 0.25 मल्टीप्लाई बाय सेटिस्फैक्टरी 0.6 पुअर 0.15, राइट। और आपने करना क्या है? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है 3 फैक्टोरियल के, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि पहला बंदा गुड कहे, दूसरा बंदा सेटिस्फैक्टरी करे कहे, तीसरा बंदा उसको पुअर कहे। ऐसे भी तो हो सकता है पहला बंदा पुअर कहे, फिर सेटिस्फैक्टरी, फिर गुड हो। तो इन तीनों की आपस की अरेंजमेंट अरेंजमेंट उसके लिए हम क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो 6 फैक्टोरियल आपके पास कितना होता है? दैट इज अपेरेंटली मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? दैट इज गोइंग टू बी रिटन ओवर हियर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्विंग अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 6 मल्टीप्लाई बाय 0.25 multiply by 0.6 multiply by 0.15, so that makes us 0.135। right जी, I hope that is clear to everyone। नेक्स्ट आते हैं इस पे, कहता है हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 7 द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का वर्ड कहीं पे भी आ जाए बेटा, पहली चीज ध्यान में ले आया करें, परम्यूटेशन होती है। 10 letters of the word regenerate, right? So 10 letters है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेपिटेशन कितने की है? 2 आर रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ईज है तो 4 फैक्टोरियल फॉर दैट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 75600, दैट इज गोइंग टू मेक अस द आंसर। फिर उसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर द 10 लेटर्स इन विच 4 ईज आर टुगेदर, द 2 आर्स
have exactly 3 letters between them. अच्छा, आए जी, इसको भी करते हैं. क्या कहा है उसने? सबसे पहले तो बॉक्सेस बना लेते हैं. 10 लेटर्स हैं, 10 बॉक्सेस बनेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उससे क्या है, चारों ईज टुगेदर होने चाहिए. ये लें जी, ई ई ई ई, ये चारों होने चाहिए टुगेदर. ये एज अ ब्लॉक मूव करेंगे. फिर उससे क्या है, एंड 2 आर्स हैव एग्जैक्टली 3 लेटर्स बिटवीन देम. ये आए जी 3 लेटर्स, 1 2 3, और आर्स के दरमियान में होने चाहिए इस तरीके से. ठीक होगी बात? अच्छा जी. अब उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि जी इसकी हमें निकाल के देनी है. तो ये कैसे कर सकते हैं हम? गौर से देखिएगा. सबसे पहले वो और से देखें, इसमें हमारे पास मूवमेंट हो कैसे सकती है. मूवमेंट हमारे पास हो सकती है कि ये जो आपके पास ये वाला है, ये पूरा ब्लॉक मूव करना है, तो इसको हम 1 ले लेते हैं. ये वाला सेकंड है और ये एम्प्टी स्पेस थर्ड है. तो यहाँ पे यही 3 मूवमेंट बन सकती हैं. तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 स्पेसेस है, 1 2 3 और 4, और 4 ही लेटर्स रिमेनिंग रह गए हैं. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4. जो 4 रह गए हैं, P4 मींस जो 4 लेटर्स रह गए हैं उनको 4 एम्प्टी स्पेसेस में प्लेस कर दिया. तो 4P4 लिख दो या 4 फैक्टोरियल लिख दो, वन एंड सेम थिंग होती है. तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 144. दैट मेक्स अस द आंसर. ठीक होगी बात? सिंपल क्वेश्चन. फिर उसने हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन अरेंजमेंट ऑफ द 10 लेटर्स इन द वर्ड इन, अच्छा, in the word regenerate is one in which consonant and vowels alternate so that no consonants are next to each other and no two vowels are next to another. Right now this is something crazy. Right, 5 marks का question है. पहली बात तो याद रखिएगा, probability हमें find करके देनी है. उससे हमें कहा है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है. नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स का मतलब आपके पास क्या हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी की फाइंड करनी है. नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट मींस प्रोबेबिलिटी, वो परमुटेशन है आपके पास. ठीक है जी. तो वो हमारे पास टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो तो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में. वो कितना आया था, 75600. उसको लिख देता हूं मैं इधर, टोटल 00. राइट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया. उसने कहा है कि वर्ड इन विच द कॉन्सोनेंट्स एंड द वोवल्स alternate so that no two consonants are next to each other and no two vowels are next to each other. ओके जी. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. उसने यहाँ पे बेटा जो स्टेटमेंट मेन लिख के दिया ना हमें, वो ये है, कहता है in which consonants and vowel alternate so that no two consonants are next to each other and no two vowels are next to each other. अब इसका मतलब क्या है, विजुलाइज करते हैं. ये मेरे पास 10 आ गए बॉक्सेस. दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे नहीं हो सकते, दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं हो सकते, और ऑल्टरनेट होना चाहिए. तो सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही मैं लिख देता हूं. ये आया जी पहला कॉन्सोनेंट जी, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद ई, उसके बाद आर, उसके बाद ई, उसके बाद आर, उसके बाद ई, उसके बाद आपके पास टी आ गया. राइट, और एक जो आपके पास है, and then we have e over here. Right, so we have 1 2 3 4 and 5 consonants, and we have 1 2 3 4 and 5 vowels over here. Right, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बेटा गौर से देखिएगा, जो 5 वॉवल कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी आपस की अरेंजमेंट कैसे होगी, 5 फैक्टोरियल.
अब याद रखिएगा मैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को अलग अलग डील कर रहा हूं, राइट? तो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी डिवाइडेड बाय 2 रेपिटेशन भी है, दैट इज गोइंग टू बी 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 5 वॉवल्स जो है उनके लिए क्या होगा 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय उसमें 4 ईज है 4 फैक्टोरियल, राइट? अब ये तो हमने इनकी आपस की अरेंजमेंट देख ली, लेकिन इसमें एक और भी सिनेरियो होगा। वो सिनेरियो क्या होगा बेटा, वो और से देखिएगा। वो सिनेरियो हमारे पास ये बनेगा कि अभी ये मैंने जो ऊपर वाला टेबल बनाया है, ये जो मैंने ऊपर वाली बार बनाई है, इसमें मैंने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं वॉवल से स्टार्ट कर लूं, तो यहां पे पहले ए लिखना पड़ेगा, फिर जी आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एन आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर दोबारा से आर आएगा, फिर आपके पास ई आएगा, और उसके बाद एंड में मेरे पास टी आएगा। तो एक बार मेरी जो है, एक आपके पास ये वाली बनेगी, एक आपके पास ये वाली बनेगी। तो मल्टीप्लाई बाय हम किसको कर देंगे, 2 से कर देंगे। दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड मी विद द कंडीशन 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 600, राइट? ये मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दी थी, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया है, दैट इज 75600, राइट? इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 0.00794, दैट गिव्स अस द आंसर। I hope that is clear to everyone. And this comes to the end of this paper. I hope this is clear to you guys. Thank you so much. See you guys in the next video. Thanks a lot.